तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से लेखा शास्त्र। पिछले क्लास में हमने प्रारंभ किया था अध्याय को और आज हम उनके नियम कायदे कैसे एंट्री किया जाता है खातों में, फर्म का समापन किन दशाओं में होता है, फर्म में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे किस प्रकार से निपटाया जाता है, इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था शब्दावली के बारे में कि इन शब्दावली का क्या अर्थ है, उनकी परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे साझेदारी का समापन और फर्म का समापन। कल मैंने बताया था साझेदारी का समापन और फर्म का समापन बताया था आप लोगों को। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी का समापन समापन साझेदारी का समापन और फर्म का समापन। ठीक है, तो साझेदारी का समापन होता है तो किन्हीं साझेदारों का संबंध जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन किन्हीं कई साझेदारों का संबंध बना रहता है। लेकिन फर्म का समापन होता है तो सभी साझेदारों का आपस संबंध टूट जाता है। तो सबसे पहले हम अंतर का भाग देख लेते हैं। पहला है संबंध। इसमें सभी साझेदारों के संबंध नहीं टूटते। सभी के संबंध नहीं टूटते। ठीक है, इसमें सभी के साझेदारों के संबंध नहीं टूटते। साझेदारी के समापन हुआ है, लेकिन जैसे कि 5 साझेदार हैं, 2 साझेदारों के मध्य संबंध टूट गया है, लेकिन बाकी साझेदारों के बीच में संबंध जो है बना रहता है। लेकिन इसमें सभी साझेदारों के संबंध टूट जाते हैं। ठीक है, सभी साझेदारों का संबंध इसमें टूट जाता है। जब फर्म की समाप्ति होती है तो सभी साझेदारों के संबंध जो है टूट जाते हैं। अगला है व्यापार की समाप्ति। अंतर का आधार है व्यापार की समाप्ति। अब हम देखते हैं कि व्यापार की समाप्ति किस प्रकार से होता है। इसमें व्यवसाय का समाप्त होना आवश्यक है। व्यवसाय का समाप्त होना आवश्यक है। व्यवसाय का समाप्त होना आवश्यक। ठीक है, इसमें व्यवसाय की समाप्ति हो जाती है। इसमें अनिवार्य रूप से समाप्ति हो जाती है। अनिवार्य रूप से व्यवसाय की समाप्ति हो जाती है। इसमें अनिवार्य है कि व्यवसाय जो है, इसमें आवश्यक है कि व्यवसाय समाप्त हो जाता है, इसमें अनिवार्य रूप से जो है व्यवसाय समाप्त हो जाता है। विघटन के कारण तीसरा देख लेते हैं। विघटन के कारण जान लेते हैं कि किस कारण से इस प्रकार की समाप्ति होती है। साझेदारों की समाप्ति या फर्म की समाप्ति किस कारण से होती है। साझेदारों का विघटन साझेदार के प्रवेश मृत्यु अवकाश ग्रहण करने पर होता है।
विघटन ठहराव अनिवार्य आकस्मिक घटनाओं के द्वारा होता है। साझेदारी की समाप्ति किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु या नए साझेदार का प्रवेश करने पर साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। लेकिन फर्म की समाप्ति विघटन ठहराव अनिवार्य आकस्मिक घटनाओं या न्यायालय द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है। न्यायालय का हस्तक्षेप, मैं अंतर्वश लिख रहा हूं। न्यायालय का हस्तक्षेप, न्यायालय का हस्तक्षेप, न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसमें क्या है? नहीं करता। न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कुछ दशाओं में विघटन का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। कुछ दशाओं में न्यायालय द्वारा विघटन का आदेश फर्म के लिए दिया जा सकता है, लेकिन इसमें न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। अब आता है लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन की प्रक्रिया, तो लेखांकन हम किस प्रकार से करते हैं ये जानना चाहते हैं। वसूली खाता खोला जाता है तथा वसूली पर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। साझेदारी के लिए वसूली खाता खोला जाता है और वसूली पर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। और फर्म के लिए क्या करते देखते हैं। पूर्ण मूल्यांकन खाता खोला जाता है तथा पुनः मूल्यांकन कर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेखा पुस्तकें बंद करना अगला जो टॉपिक है। लेखा पुस्तकें बंद करना। तो क्या होता है? लेखा पुस्तकें बंद करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि व्यापार चालू रहता है। इसमें क्या होता है? लेखा पुस्तकें बंद करना नहीं होता, व्यवसाय चालू रहता है। किसी एक साझेदार को छोड़ के जाने पर भी व्यवसाय चालू रख सकते हैं। ये वही कह रहा है कि लेखा पुस्तक बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, व्यवसाय चालू रहता है। और इसमें जब फर्म का ही समापन हो जाता है, पूरा फर्म ही समापन हो जाता है, तो लेखा पुस्तकें बंद करना अनिवार्य है, बंद हो जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। तो फर्म के विघटन का कारण छोटा सा हमने पहले ही जो क्लास था इस अध्याय को उसमें हमने पढ़ लिए थे। अब हम जानते हैं साझेदारी फर्म के विघटन कारण क्या होता है। जब सभी साझेदार के फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाएं। क्या होता है? जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाए।
जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाए तो फर्म की साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। ठीक है, दूसरा किस कारण से होता है हम देखते हैं, जानते हैं। तो ये सब चीजें आपकी पुस्तकों में हैं, आप पुस्तक को खोल कर ही वीडियो वॉच करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, जब एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया हो जाए, जब एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, जब एक साझेदार को छोड़कर बाकी साझेदार जो रहेंगे वो अगर दिवालिया हो जाता है तो फर्म समाप्ति हो जाती है, विघटन हो जाता है। जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित कर दिया जाए। तीसरा दिया गया है, जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो ये समाप्त हो जाता है। जिस व्यापार को आप कर रहे हैं वो वैधानिक नहीं है, अवैधानिक हो जाता है तो वो बंद हो जाता है। भाई कानून के नियम को मानते हुए आप अगर कोई व्यापार फर्म चलाते हैं तो वो आपका चलेगा, लेकिन आप अवैधानिक तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं जो कानून में नहीं है, कानून के विपरीत है, तो वो समाप्त होगा ही। जब साझेदार की निश्चित अवधि पूरी हो जाए, जब साझेदार की जब साझेदारी की निश्चित अवधि पूर्ण हो जाए, साझेदारी की निश्चित अवधि पूर्ण हो जाए, जब साझेदारी जो प्रारंभ हम किए हैं वो एग्रीमेंट रहता है कि हम 5 साल के लिए साझेदार बन रहे हैं, 10 साल के लिए बन रहे हैं, जितने भी साल के लिए बन रहे हैं, तो वो जो समय होता है वो समाप्त होने के बाद स्वतः ही वो समाप्त हो जाता है। जब किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए साझेदारी समाप्त की जाए और वह कार्य पूर्ण हो जाए, जब कोई विशेष कार्य करने के लिए हम साझेदारी बनाए हैं वो कार्य पूरा हो जाता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कार्य पूर्ण होने पर, ठीक है, कार्य पूर्ण होने पर साझेदार जो होता है समाप्त हो जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर, जब कोई साझेदार पागल हो जाए, मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर, पागल हो जाने पर, ठीक है, जब न्यायालय फर्म को किसी कारण भंग करने दे, जब न्यायालय फर्म को किसी कारण से भंग कर दे, जब न्यायालय जो होता है अगर किसी कारण से आपको गलत पाया जाता है तो न्यायालय जो है फर्म को समापन स्वयं कर देता है। तो ये हुए साझेदारी फर्म विघटन के कारण समाप्त कैसे हो जाता है। तो 8 प्रकार के तरीकों से इसे भंग कर दिया जाता है या समाप्ति हो जाती है और या विघटन हो जाता है। ठीक है, तो हम अब जानते हैं, शॉर्टकट में जानेंगे उसे।
जानते हैं फर्म के समापन की विधियां, साझेदारी फर्म के समापन की विधियां तो क्या क्या है? समझौते द्वारा समापन, पहला जो दिया गया है समझौते द्वारा समापन का मतलब यह है कि जब साझेदार आपस में चाहते हैं कि भाई हमारा जो है साझेदारी बंद कर देना चाहिए, समझौता कर लेते हैं, तो वो समझौते द्वारा समापन कहलाता है। दूसरा है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन, अनिवार्य समापन क्या चीज है हम देखते हैं। किसी फर्म का अनिवार्य समापन या विघटन निम्न परिस्थिति में हो सकता है, जब सभी साझेदार जब एक साझेदार को छोड़कर बाकी साझेदार दिवालिया हो जाए, जैसे हमने पढ़ा, वो अनिवार्य समापन होता है। मैंने जैसे आपको बताया वो अनिवार्य समापन के कार्य होते हैं। या 20 से अधिक हो जाए संख्या। आकस्मिक समापन एक दिया है, आकस्मिक समापन। आकस्मिक समापन कैसे होता है हम जानते हैं। साझेदारों के मध्य किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में निम्न परिस्थिति में फर्म का विघटन समापन हो जाता है, जब फर्म का निर्माण किसी निश्चित अवधि के लिए हुआ हो, ऐसी समाप्त कर दिया जाता है। जब किसी विशेष कार्य को पूरा करने की फर्म की स्थापना की गई हो, उस कार्य के पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी विशेष कार्य को करने के लिए हम जो कह रहते हैं तो वो अनिवार्य समापन हो जाता है, आकस्मिक समापन हो जाता है। ऐच्छिक समापन, ऐच्छिक समापन, ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक समापन कैसे होता है हम जानते हैं। जब साझेदार ऐच्छिक हो तो ऐसी दशा में कोई भी साझेदार दूसरे सभी साझेदारों को फर्म समाप्त करने की इच्छा लिखित सूचना देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। ठीक है। न्यायालय द्वारा समापन, सॉरी 4 और ये 5। न्यायालय द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन कर दिया जाता है किन परिस्थितियों में, जब वो गलत पाया जाता है, साझेदारी कोई अवैध तरीके से कुछ चीज को किया जाने लग जाता है, अवैधानिक नहीं होना, अवैधानिक हो जाना, तो इस प्रकार से न्यायालय द्वारा भी समापन कर दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। एक एक चीज को पहले हम जान लेते हैं ताकि हम जब पीछे जाएं, खाता बनाना प्रारंभ करें, तो हमें किसी भी नियम कायदे को पलट कर देखना ना पड़े। हाँ, विशेष परिस्थिति में देखना पड़ सकता है, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आगे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बीच में फिर देखते हैं कैसे नियम होगा, तो इससे अच्छा है कि हम पहले से इसे स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। अब हम देखेंगे फर्म के विघटन पर खोले जाने वाले खाते। खाते, फर्म के विघटन पर खोले जाने वाले खाते। जब फर्म की समाप्ति होगी तो हम कौन कौन से खाता खोलते हैं, जो अनिवार्य होता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहला होता है वसूली खाता। क्या खोलेंगे? वसूली खाता। दूसरा हम खोलेंगे, ये वसूली खाता का प्रारूप आगे हम पढ़ेंगे, है ना। दूसरा हम खोलेंगे साझेदारों की पूंजी खाते।
तीसरा है साझेदारों के चालू खाते। ये भी क्या है, चालू खाता। तीसरा क्या चीज है, साझेदारों के ऋण खाते। ठीक है, बैंक या रोकड़ खाता। हम पांचों खोलेंगे, बैंक खाता या रोकड़ खाता, कोई एक खाता। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से हम बैंक या रोकड़ खाता खोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या खाता बनाएंगे, सबसे पहले खाता इसमें बनाएंगे वसूली खाता। वसूली खाता के बाद में बनाना रहता है साझेदारों की पूंजी खाता, साझेदारों ने अगर साझेदारों की चालू खाता, साझेदारों के ऋण खाता और बैंक या रोकड़ खाता। सभी खातों को हमें एक बार कंप्लीटली बनाना होता है और शुरुआत में सिर्फ वसूली खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद साझेदारों का चालू खाता, पूंजी खाता, ऋण खाता, रोको बैंक खाता, ये होगा। और सब जो रिलेटेड रहेंगे वो वसूली खाते से रिलेटेड रहेंगे। इसके नियम भी बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैंने थोड़ा बताया, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वसूली खाता का प्रारूप और वसूली खाता कैसे बनाया जाता है। वसूली खाता का प्रारूप पढ़ लेंगे कि वसूली खाते में कौन सा टाइप, कौन सा मत को एंट्री किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये भी हम जानेंगे। होता है कभी मत जानना, जानना क्या है आपको, क्यों होता है, तब आपको क्लियरेशन होता है। नियम है और नियम का थोड़ा सा क्लियरेशन भी जरूरी है। तो हम कल पढ़ेंगे वसूली खाता का प्रारूप और वसूली खाता बनाना। ठीक है, कल से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। आज आप मैंने जितना भी पढ़ाया आप स्टडी करना, आप स्वयं से स्टडी करें। मैं देखता हूं कि बहुत कम व्यूज आते हैं वीडियोस में। ये आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने खुद के साथ धोखा कर रहे हैं अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, 12वीं क्लास में आ गए हैं। तो वीडियो को वॉच करें, बुक देखें, और कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछे। मैं पहले ही बोल चुका हूं इस चीज को और बार बार बोल रहा हूं कि भाई जब तक आप अपनी समस्या बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि आपको क्या समस्या है। अगर कोई समस्या है तो पूछे, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आप लोग को सब क्लियरेशन है मेरे। मैं एक बार में बताता हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी कल की वीडियो में